हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा सेक्शन 19 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 19 बेसिकली बात करता है इन केस जो प्रिंसिपल होता है वो जॉब वर्क के लिए कुछ गुड्स इनपुट या कैपिटल गुड्स सेंड करता है, तो उस केस में ITC कब लेना है एंड कब आपको रिवर्स करना है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। सेक्शन 19 स्पेशली वो केस कवर करता है जब हम जॉब वर्क के लिए इनपुट्स या कैपिटल गुड्स को सेंड करते हैं, तो उस केस में ITC कब लेना है या कब आपको रिवर्स करना है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। एंड देखिए, सेक्शन 19 में जैसे आपको बताया, आज पढ़ा रहा हूँ, इनपुट से रिलेटेड बेसिकली आपके 4 सेक्शन है, सेक्शन 16, 17, 18 एंड 19। तो सेक्शन 16, 17, 18 पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, सो दैट आपको ITC के रिगार्डिंग और ज़्यादा नॉलेज हो एंड उससे आपको ये सेक्शन भी अच्छा समझ आएगा। देखिए, सेक्शन 19 की बात करूँ तो इसमें बेसिकली 7 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड सबसेक्शन 4, 5, 6, 7। तो इस सेक्शन में हम बेसिकली टोटल 7 सबसेक्शन पढ़ेंगे। एंड अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बात करता है द प्रिंसिपल शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन as may be prescribed be allowed input tax credit on inputs sent to job worker for job work। देखिए, ये बेसिकली बात कर रहा है कि कुछ कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन लगाकर ये आपको बेसिकली ITC अलाउ कर रहे हैं। किस पर? जो भी हम इनपुट भेज रहे हैं, किस लिए? जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए। ये सिर्फ इसी केस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट सेंड टू जॉब वर्कर और जॉब वर्क। अब आगे सबसेक्शन 2 बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। देखिए, सेक्शन 16 भी बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है, ठीक है। एंड आप ये क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 2 में जाएंगे तो ये एक कंडीशन लगाता था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब वो कैपिटल गुड्स या इनपुट्स आपको रिसीव हो गई हो। तो ये भी एक कंडीशन थी कि जब तक आपको रिसीव नहीं होंगी गुड्स तब तक आपको ITC नहीं मिलेगा। तो ये उसी चीज़ को बोल रहा है कि इस सेक्शन में क्या लिखा है वो सब हमें नहीं पता, उसको बाईपास कर रहा है, ठीक है। द प्रिंसिपल शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट tax on input even if the inputs are directly sent to a job worker for job work without being first brought to his place of business। ये बात कर रहा है कि इन केस प्रिंसिपल ने इनपुट डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दिए। डायरेक्टली इन द सेंस, लेट सपोज मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल मतलब जो भेज रहा है जॉब वर्क करने के लिए किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास। लेट सपोज मैंने दिल्ली से मटेरियल खरीदा एंड यूपी में मेरा जॉब वर्कर है जहाँ पे मुझे जॉब वर्क कराना है। मैंने दिल्ली वाले सप्लायर को बोला कि हाँ जी, देखिए जो मैं मटेरियल आपसे परचेज कर रहा हूँ, इस मटेरियल को आप सीधा यूपी भिजवा दीजिए इस लोकेशन पे। एंड वो लोकेशन बेसिकली मेरे जॉब वर्कर की है। तो इट मीन्स मैंने क्या किया, मटेरियल अपना सीधा सप्लायर से जॉब वर्कर के पास पहुँचा दिया, मेरे पास वो आया ही नहीं। ये उस केस की बात कर रहा है। तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि क्रेडिट मिल जाएगा उन इनपुट्स पे जो भी इनपुट्स हमने डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेज दिए फॉर जॉब वर्क। थर्ड सबसेक्शन हमारा बोल रहा है वेयर द इनपुट्स सेंट फॉर जॉब वर्क आर नॉट रिसीव्ड बैक। अब ये बात कर रहा है कि हाँ जी भैया, आपने भेज तो दिए बट वो रिसीव वापस नहीं हुए, क्योंकि जब हम जॉब वर्कर के पास भेजते हैं जॉब वर्क करने के लिए तो वो जॉब वर्कर अपना काम करने के बाद वो हमें वापस लौटाएगा ना, ठीक है। एंड देखिए, जॉब वर्कर का एग्जाम्पल दूँ तो आपने देखा होगा जरी का काम, जैसे सूट्स पे कढ़ाई होती है ना, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी क्या होती है वो जॉब वर्कर को हायर करती हैं। वो बोलते हैं कि हाँ जी ऐसा है, देखो ये लो कपड़ा एंड मटेरियल, ये आप ले जाओ एंड इस पे मुझे आपको जो भी उनका डिज़ाइन होगा इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम करके, सितारा मोती का जो भी है वो करके आप मुझे वापस कर दो। तो ये कहलाएगा जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब है कि जो आइटम था, गुड्स थे, वो प्रिंसिपल दे रहा है, जस्ट जॉब वर्कर को उस पर काम करना है, ठीक है। तो ये जॉब वर्कर हो गया एंड उसने वापस नहीं किया। बाई द प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज, जॉब वर्क करने के बाद वापस नहीं किया या कोई और रीजन से वापस नहीं किया, और आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज A और क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143। देखिए, सेक्शन 143 भी बात करता है जॉब वर्कर के लिए एंड इसमें बेसिकली प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है
कि जो प्रिंसिपल होता है उसके एक ऑप्शन दिया हुआ है कि लेट सपोज आपने जॉब वर्कर के पास जॉब वर्क के लिए माल भेजा एंड आपको वहीं से ही उस मटेरियल को अगर सेल करना है, सप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। तो तीसरा ये वही ले रहा है, और अदरवाइज और नॉट सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज ए, जो भी ये सेक्शन था उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सेल भी नहीं किया। तीनों सिचुएशन है, जॉब वर्क करके उसने वापस नहीं किया, या कोई और रीजन से वापस नहीं किया, या तीसरा आपने उसको सेल भी नहीं किया। कब? विद इन 1 year ऑफ बीइंग सेंट आउट, मतलब जिस दिन आपने उसको भेजा था उसके 1 साल के अंदर अंदर। इट शैल बी डीम्ड, मतलब तब क्या करेंगे, मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? दैट such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the same inputs were sent out। अब ये बोल रहा है कि हाँ जी, अगर 1 साल क्रॉस कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को वो मटेरियल सेल कर दिया, मतलब सप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, सप्लाई जैसे मान लिया जाएगा तो उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली लॉ बोलना चाह रहा है कि हाँ जी, जॉब वर्कर के पास जो भी आप मटेरियल इनपुट भेज रहे हो वो 1 साल के अंदर अंदर या तो आप उसको जॉब वर्क करके कंप्लीट करके वापस मंगा लो, या बिना करे वापस मंगा लो, या आप वहाँ से उसकी जो भी लोकेशन है जॉब वर्कर की वहाँ से सीधा सेल भी कर सकते हो। बट ये करना 1 साल के अंदर अंदर है। जिस 1 साल कब से काउंट करना है? 1 साल काउंट करना है जब भी हमने वो मटेरियल उसको सेंड किया है। एंड ये जो हम यहाँ पे डीम्ड सप्लाई मान रहे हैं ये उस दिन की मानेंगे जिस दिन हमने वो मटेरियल जॉब वर्कर के पास भेजा था, ठीक है, सेंट आउट। अब यहाँ पे प्रोविजो है, ये क्लियरिटी दे रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द इनपुट्स आर सेंट डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर द पीरियड ऑफ 1 year शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनपुट्स बाय द जॉब वर्कर। अब ये बोल रहा है कि हाँ जी, इन केस आप डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास मटेरियल भेज रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन है, तो उस केस में जो 1 year काउंट होगा वो काउंट होगा जिस डेट को जो आपका जॉब वर्कर था उसने वो इनपुट रिसीव किए, ठीक है। वहाँ पे डेट ऑफ परचेज से बात नहीं बनेगी। जिस डेट को जॉब वर्कर ने उस गुड्स को रिसीव किया, इनपुट्स को, उस दिन से 1 year काउंट करना है। 1 year के अंदर अगर आप पे वापस आ गई या आपने सेल कर दिया तो ठीक है, इनकेस नहीं किया तो वो डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है, क्लॉज 3 के अंडर ऑफ सेक्शन 19। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्लॉज 4, 5, 6 एंड 7 है। देखिए अभी तक जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ये बेसिकली था आपको इनपुट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे स्पेशली कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग, अदरवाइज लैंग्वेज लगभग सेम है, ठीक है। जस्ट पहले इनपुट्स के बारे में पढ़ा, अब कैपिटल गुड्स के बारे में, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। द प्रिंसिपल शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब बी अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है। किसका? स्पेशली कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है। सेंड टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क, इन केस हमने कोई कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजी थी फॉर जॉब वर्क तो उसका ITC अलाउड हो जाएगा, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब सबसेक्शन 5 बोल रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। अब आप ये बताइए कि ये क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 किस बारे में बात करता है? अगर आपको याद हो, मैंने पहले बताया था, ये बात करता है कि गुड्स जब तक रिसीव नहीं होगी उसका ITC नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ही बात करता है। एंड देखिए आगे ये बात कर रहा है, द प्रिंसिपल शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स इवन इफ कैपिटल गुड्स आर डायरेक्टली सेंट टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। अगेन जैसा मैंने पहले पढ़ाया था इनपुट के रिगार्डिंग, कि इनपुट भी ऐसा था ना कि डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेज दिया तब भी ITC मिल जाएगा। सेम वे में यहाँ बोल रहा है इन केस आपने कैपिटल गुड्स को डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेज दिया बिना अपने पास लाए तो भी ITC मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसेक्शन 6 है, ये बोलता है वेयर द कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क आर नॉट रिसीव्ड बैक, ठीक है, क्योंकि जॉब वर्कर के पास बेचते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होती है कि एक दिन हम इसको वापस ले आएंगे काम करवा के, जॉब वर्क करवा के, बाई द प्रिंसिपल विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। देखो यहाँ पे आपको एक चेंज नजर आया है, ये है 3 years। जब इनपुट्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे वहाँ पे टाइम अलाउड था 1 year, तो इट मीन्स इनपुट अगर जॉब वर्क के लिए भेजेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर हमें वापस मंगाने। इन केस कैपिटल गुड्स भेजेंगे तो हमें 3 साल अलाउड है, 3 साल के अंदर अंदर हमें जॉब वर्क करा के वापस मंगाने हैं। ऑफ बीइंग सेंट आउट इट शैल बी डीम्ड,
अगर 3 साल के अंदर अंदर नहीं वापस आई तो डीम्ड दैट सच कैपिटल गुड्स हैड बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर ऑन द डे व्हेन द सेड कैपिटल गुड्स वर सेंट आउट। ये बोला है देखो भैया, अगर 3 साल के अंदर आपने वापस नहीं मंगाई तो हम डीम्ड कर लेंगे कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को ये कैपिटल गुड सप्लाई कर दी। सप्लाई कर दी मतलब उसको अब टैक्स देना पड़ेगा। किस दिन सप्लाई मानेंगे? जिस दिन उसने प्रिंसिपल ने वो गुड्स को सेंड किया था। ठीक है, अब ये बोला है प्रोवाइडेड दैट वेयर द कैपिटल गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर द पीरियड ऑफ 3 years शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय द जॉब वर्कर। ठीक है, सेम चीज कि इन केस डायरेक्टली जो प्रिंसिपल था उसने जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स भिजवा दिया तो उस केस में 3 साल जो काउंट होंगे वो बेसिकली जिस दिन से जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स रिसीव हुआ उस दिन से काउंट करने। ठीक है, देन नेक्स्ट है सबसेक्शन 7, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 का मतलब यहाँ पर ये वाला जो डीम्ड सप्लाई मान देते हैं हम। ठीक है, 3 और सबसेक्शन 6 यहाँ पे जो हम टैक्स लगा रहे थे, शैल अप्लाई टू मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्चर्स और टूल्स सेंड टू ए जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। अब ये बोल रहा है कि जो टाइम की लिमिटेशन सब सेक्शन 3 में दी हुई है और सब सेक्शन 6 में दी हुई है वो इन आइटम्स पे अप्लाई नहीं होगी। इट मीन्स इन आइटम्स को अगर जॉब वर्कर के पास भेज दिया है और हम वापस मंगा भी नहीं रहे तो भी हमें आईटीसी मिल जाएगा। कौन कौन सा आइटम? मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स एंड टूल। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रिंसिपल मीन्स द पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 43। जो सेक्शन 43 में पर्सन को रेफर किया गया है उसी प्रिंसिपल की बात यहाँ हो रही है। देखिए क्या होता है, मान लो एक जो लेट्स सपोज कंपनी होती है, एक होता है जॉब वर्कर। जॉब वर्कर बेसिकली बोलते हैं कि गुड्स इसकी होनी चाहिए, उस पे ये अगर काम कर रहा है तो उस काम को हम जॉब वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल। जो कंपनी है जो भेज रही है, आपने सुना होगा ना स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ये उसको भी प्रिंसिपल बोलते हैं, बट यहाँ पे भी जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग इसको भी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, एंड जॉब वर्कर जो उस पर काम करेगा एंड काम करने के बाद ये वापस भेज देगा। ठीक है, तो आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ आया एंड इन केस आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड मैं आपको क्लियरिटी के लिए सेक्शन 143 भी करा देता हूँ। अब बेसिकली मैं बात करूंगा सेक्शन 143 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड ये जो सेक्शन बेसिकली बात करता है वो जॉब वर्क रिलेटेड जो प्रोसीजर होंगे उनकी बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 143 एंड इस सेक्शन का रेफरेंस सेक्शन 19 में भी दिया हुआ था जब मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग सेक्शन 19 पढ़ाया था। ठीक है, ये बात कर रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन रेफर टू इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द प्रिंसिपल may under intimation and subject to such condition as may be prescribed send any input or capital goods without payment of tax to a job worker for job work and from there subsequently send to another job worker and likewise and shall। ये बोल रहा है कि एक पर्सन जॉब वर्कर को सीधे मटेरियल भेज सकता है जॉब वर्क के लिए, चाहे वो इनपुट्स हो या कैपिटल गुड्स हो, दोनों को भेज सकता है। एंड यहाँ पे ये जो भेज रहा है इस भेजने में प्रिंसिपल को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये लिख रहा है ना विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड शेल एंड आगे बात कर रहा है। अब उस पे एक शेल का मतलब ये ऐसा कर नहीं करना है, कंडीशन लगा दिया ब्रिंग बैक, वापस लाए इनपुट्स को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज, या दूसरे तरीके से जॉब वर्क नहीं भी कराएंगे तो भी उसको वापस लाना है। और कैपिटल गुड्स अदर देन मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स विद इन 1 year और 3 year रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया ना रेस्पेक्टिवली, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे देखो 2 टाइम दिए 1 year और 3 year रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया, लेट सपोज मैं बोलता हूँ राम एंड श्याम एंड इनकी एज 10 एंड 12 साल है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हो गया जब मैं रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा दूंगा तो जिसका नाम मैं पहले ले रहा हूँ उसकी एज भी मैं पहले बता रहा हूँ। इट मीन्स राम की एज 10 साल है, श्याम की एज 12 साल। तो सेम एज में जो यहाँ पे बात कर रहा है कि 1 year जो बोल रहा है ये बेसिकली इनपुट्स के रिगार्डिंग बोल रहा है एंड 3 year की जो बात कर रहा है वो अपना कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग बात कर रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया ब्रिंग बैक, दूसरा दे रहा है सप्लाई। बी क्लॉज भी बोलता है सप्लाई सच इनपुट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क
or otherwise, or capital goods other than molds, dies, jigs and fixtures or tools within 1 year and 3 years respectively of being sent out from the place of business of a job worker on payment of tax. मतलब जो सप्लाई करेगा वो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स करेगा विद इन इंडिया, और ये सप्लाई विद इन इंडिया होना चाहिए, और विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्सपोर्ट एज द केस मे बी। और दूसरा, अगर इनकेस एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो विद पेमेंट एक्सपोर्ट कर सकता है या विदाउट पेमेंट, इसलिए यहाँ विद और विदाउट लिखा है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन है। यहाँ पे बोल रहा है इनकेस वो सप्लाई करना चाह रहा है तो प्रिंसिपल को राइट है कि वो सप्लाई भी कर सकता है जॉब वर्क की साइट से सीधा, बट यहाँ जो सप्लाई होगी जॉब वर्कर की लोकेशन से वो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स होगी। इनकेस इंडिया में सेल कर रहे हैं, इनकेस एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं तो वहाँ ऑप्शन है विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो सप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोविजो है, ये बोला है प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल शैल नॉट सप्लाई द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए जॉब वर्कर in accordance with the provision of this clause unless the said principal declares the place of business of this job worker as his additional place of business। ये बात कर रहा है कि जो भी हम सप्लाई की बात कर रहे थे यहाँ पर कि सीधा जॉब वर्क की साइड से ही आप सप्लाई कर दो, वहाँ सप्लाई नहीं करेगा वो प्रिंसिपल जब तक कि उस एड्रेस को, जॉब वर्कर के एड्रेस को प्रिंसिपल ने एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नहीं दिखाया हो। इट मीन्स यहाँ लॉ ये कह रहा है कि जो भी प्रिंसिपल है वो अपने जॉब वर्कर की लोकेशन को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऐड करे एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक्सेप्ट, अब यहाँ एक्सेप्शन भी दे रहा है कि कब आपको उस लोकेशन को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऐड नहीं कराना, कब, इन केस वेयर द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। जब वो जॉब वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप को मतलब प्रिंसिपल को उसका एड्रेस एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी में ऐड कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा केस हो सकता है वेयर द प्रिंसिपल इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर कुछ गुड्स की लिस्ट बना सकता है कि अगर ये गुड्स को आप सेंड कर रहे हो जॉब वर्कर के लिए एंड इन गुड्स को आप वहाँ से सेल करोगे तो भी आपको उस एड्रेस को अपने जीएसटी में ऐड कराने की जरूरत नहीं है एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। दो केसेस यहाँ पे कवर कर रहा है। ठीक है, अब आगे प्रोविजो बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सैड पीरियड ऑफ 1 year 3 year मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर। आपने सुना होगा ना कमिश्नर ऑफ प्लेस, तो कमिश्नर बेसिकली हाई लेवल की डेजिग्नेशन होती हैं। तो सेम वे में जीएसटी में भी कमिश्नर होते हैं, इनकम टैक्स में भी कमिश्नर होते हैं, सर्विस टैक्स में भी कमिश्नर थे, वैट में भी कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है। तो कमिश्नर मीन्स हाई लेवल जो ऑफिसर होंगे। फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 year and 2 year रेस्पेक्टिवली। देखो रेस्पेक्टिव वर्ड आ गया ना, तो इट मीन्स किस किस की बात कर रहा था, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स की। तो इनपुट के केस में जो कमिश्नर बेसिकली सफिशिएंट, अगर उसको कॉज हमने एप्लीकेशन लगा के बता दिया कि देखो कुछ मजबूरी है उसके लिए, हम 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर वापस नहीं ला पा रहे या सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो कमिश्नर को हम एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं एंड कमिश्नर इनके सेटिस्फाई हो गया तो मैक्सिमम 1 साल इनपुट के केस में और टाइम बढ़ा सकता है एंड कैपिटल गुड्स के केस में 2 साल और टाइम बढ़ा सकता है। तो इट मीन्स 1 साल का तो टाइम था, 1 साल एप्लीकेशन लगा के बढ़वाया जा सकता है। तो इनपुट्स के केस में मैक्सिमम 2 साल मिल सकते हैं हमें, कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल थे ही एंड 2 साल एप्लीकेशन करके बढ़वा सकते हैं कमिश्नर साहब से। तो इट मीन्स इसके इसमें हमें 5 years मिल गए मैक्स। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे ही बात कर रहा है द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग प्रॉपर अकाउंट फॉर द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स शैल बी लाई विद द प्रिंसिपल। देखिए रिकॉर्ड कीपिंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया प्रिंसिपल को। ठीक है, कि जो भी इनपुट्स कब गए, कब वापस आई, क्रेडिट लिया, वापस करा, वो सारे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो प्रिंसिपल को करने हैं। ठीक है, सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर द इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्कर आर नॉट रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए of subsection 1 or not supply from the place of business of job worker in accordance with the provision of clause B of subsection 1 within a period of 1 year being sent out, it shall be deemed that such inputs have been supplied by the principal to the job worker
ऑन द डे व्हेन इनपुट्स वर सेंट आउट। देखिए सेम लाइन्स हैं जो हमने सेक्शन 19 में पढ़ी थी कि इन केस 1 साल तक अगर जो इनपुट्स थे वो वापस नहीं आए या हमने वहाँ से सप्लाई नहीं की प्रिंसिपल ने, तो उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा एंड उस पर टैक्स की पेमेंट कराएंगे। ठीक है, सेम वे में कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है कि अगर 3 साल तक कैपिटल गुड्स वापस नहीं मंगाए तो भी उनको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा एंड उस पर टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 3 साल का टाइम होता है। एंड इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, अगर मोल्ड्स या डाई, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स अगर ये होते हैं तो इसमें अगर हम वापस भी नहीं मंगाते इनको, बेसिकली इन पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, अगर हम वापस भी नहीं मंगा रहे तो भी हमें आईटीसी मिलेगा, हमें कोई वापस टैक्स नहीं देना। ठीक है, देन सबसेक्शन 5 है, ये बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 2 एनी वेस्ट and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax if such job worker is registered or by the principal if job worker is not registered and may be possible जब job worker ने job work किया तो उस पर कोई scrap generate हो गई या कोई waste था। ठीक है, तो उसको यहाँ पावर दे रहा है कि जॉब वर्कर की साइड से ही सीधा आप उसको सेल कर दो इन केस जॉब वर्कर आपका रजिस्टर्ड है। तो इन केस जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको बेसिकली प्रिंसिपल ही सेल करेगा फिर। ठीक है, तो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर उसको सेल कर सकता है एंड इन केस जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसका प्रिंसिपल उसको सेल करेगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क इनपुट इंक्लूड्स immediate goods arising from any treatment or process carried out on the inputs by the principal of the job worker। ये बोल रहा है कि जो हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट लेने के लिए, वापस मंगाने के लिए, उसमें हम इंक्लूड करेंगे कोई भी अगर इमीडिएट गुड्स आ रही है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब हम गुड्स का प्रोसेस करते हैं ना तो एक सप्लीमेंट्री गुड्स भी हमारे पास आ जाती है। इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होगी, ठीक है, जो कि प्रोसेस या ट्रीटमेंट से आई है, उसको भी हम इनपुट्स की कैटेगरी में ही मानेंगे एंड उस पर भी सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड देखिए सेक्शन 19 एंड सेक्शन 143 स्पेशली जॉब वर्कर को डील करते हैं। ठीक है, कि इन केस हम गुड्स या इनपुट सेंड कर रहे हैं जॉब वर्क के लिए तो उस पर आईटीसी कब मिलेगा, कब आपको रिवर्स करना है, कितने टाइम तक आपको वापस मंगाना है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसी में लिखी हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।